कश्मीर की मिलिटेंसी आज की तारीख में पूरी तरह से आईएसआई कंट्रोल्ड और ड्रिवन है, और एक बहुत स्ट्रांग आपको ओवरलैपिंग मिलेगी मोस्टली जैश और लश्कर के बीच के अंदर। जैश और लश्कर जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई के दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं आज की तारीख में कश्मीर की जिहादिस्ट मिलिटेंसी को रन करने के लिए। और ये जो अभी जो मिलिटेंसी चल रही है, जिसके अंदर आप मुखौटे तो देखेंगे टीआरएफ के नाम का या पीएफएफ के नाम का, लेकिन उसके पीछे जैश और लश्कर के बीच में बहुत स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन के साथ में, सिंक्रोनाइजेशन के साथ में काम चल रहा है, और उसको आईएसआई बड़ा स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रही है। आईएसआई ये चाहती थी कि अभी जो मिलिटेंसी है कश्मीर के अंदर, उसके अंदर पूरा पूरा कंट्रोल इनके पास रहे, और उसके कई सारे कारण ये भी थे कि बीच में इनके काफी लोग पकड़े जाने लगे थे, एनकाउंटर्स होने लगे थे, टेरर फाइनेंसिंग के सारे मॉड्यूल्स ध्वस्त कर दिए गए थे। तो अब एक नया स्ट्रक्चर सिस्टम क्रिएट किया है इन्होंने, जिसके अंदर ये नहीं चाहते कि हमारी एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरीके से पहुंच पाए। तो इन्होंने पूरा अपना स्टाइल ही चेंज कर दिया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, आज अभी बीच में कश्मीर में एक हाइब्रिड मिलिटेंट का एक फिनोमेना शुरू हुआ है, ठीक है। तो देखिए, आपके कुछ एक तो ट्रेन जो बाहर से जो फॉरेन टेररिस्ट आ रहे हैं, जो मैंने बताए थे आपको तालिबान के साथ लड़ने वाले, उस तरह के हाईली ट्रेन कॉम्बेटेंट्स का वो उस तरह के लोग आ रहे हैं। वो स्पेसिफिक ऑपरेशंस करते हैं जैसा कि उनको टास्क मिलता है तरह से, और कुछ एक केसेस के अंदर बड़ी हाई कैजुअलिटी आपका जो है ना हमारे पैरा कमांडोज वगैरह की भी कर देते हैं जैसे। लेकिन उसी के पैरेलल एक हाइब्रिड मिलिटेंट का फिनोमिनन भी कश्मीर के अंदर है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज आपको किसी सिविलियन लेबरर को मारना है जो कि बिहारी लेबर काम कर रही है कश्मीर के अंदर, या कोई बाहर के स्टेट का आदमी कश्मीर में काम कर रहा है, नॉन लोकल है, क्या, या कोई टूरिस्ट भी आगे वो काम कर रहा है, मतलब वहां पर ये कर रहा है। तो इस तरह के जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं ना, जहां पर आपको पता है कि एंगेजमेंट रिस्क उतनी हाई नहीं है। देखिए, अगर आप आर्मी की यूनिट्स के साथ एंगेज करते हैं तो वहां पर उधर से भी बहुत ट्रेन लोग हैं, तो आपको बहुत ट्रेन कॉम्बेटेंट्स चाहिए। लेकिन अगर आप किसी फैक्ट्री में जाकर के लेबरर्स को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वहां पर आपको उस तरह के लोग नहीं चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने एक मॉडल ये क्रिएट किया कि आज पाकिस्तान में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो कि मेन हैंडलर है, जो कि आईएसआई का बंदा है या उनके साथ डायरेक्टली लाइंड अप है, वो यहाँ पर कश्मीर के अंदर 80 से 90 लड़कों के टच में है। वो वहां से कॉल करता है, उसकी रियल आइडेंटिटी यहाँ किसी को नहीं पता। यहाँ लड़कों को बताया जाता है कि भाई आप फला जगह जाएंगे, वहां से आप वेपन पिकअप करेंगे, और वेपन के नाम पर उनको क्लोज रेंज किलिंग के लिए मोस्टली ये पिस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, और पिस्टल की बेसिक लेवल की ट्रेनिंग कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। और वो वेपन आप वहां से पिक करेंगे, जा करके आप फला जगह पर आप किल करेंगे, उस टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, और स्पेसिफिक जगह पर जाकर के वो वेपन ड्रॉप कर देंगे। ये हाइब्रिड मिलिटेंट का मॉडल है। और इसके अंदर ऐसे लोग हैं जो दिन में प्योरली कोई प्रोफेसर का काम कर रहा है, तो कोई किसी कोचिंग में पढ़ा रहा है, कोई कोई कर्मचारी है, इस तरह के मिलिटेंट्स है ये। तो ये मॉडल पाकिस्तान ने शुरू किया। और दूसरा मैंने आपको बताया ही, जो पीएफएफ वगैरह के इनके जो हाईली ट्रेन लड़ाके जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, और वो आकर के इन्होंने क्या किया, बेसिकली 370 के एब्रोगेशन के बाद ही मैसिव इन्फिल्ट्रेशन कश्मीर में शुरू करवा दिया। हमारी एजेंसीज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को और सरकार को ये लगता रहा कि कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है, साइलेंट है। कुछ समय तक चीजें ठीक रही भी, साइलेंट रहा भी माहौल से, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त कॉन्टेम्पलेट कर रहा था कि आगे क्या किया जाए। तो वो चुप नहीं बैठा था, वो अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवा था, और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप जाकर के अपने बेसेस एस्टेब्लिश कर लें और आप रेडियो साइलेंट हो जाएं। मतलब आप कोई भी कम्युनिकेशन रेडियो अपने या व्हाट्सएप वगैरह डिवाइसेस पर नहीं करेंगे। इसका कारण ये था कि बीच में हमारी जो मोस्टली जो ऑपरेशंस हो रहे थे वो टेक इंट के ऊपर हो रहे थे। टेक इंट मतलब माने टेक्निकल इंटेलिजेंस, जो हमने जो ये इजराइल वगैरह से जो पेगासस वेगासस जो सॉफ्टवेयर वगैरह लिए हैं, इनको काफी काम में लिया जाता है। तो उसके अंदर कोई कोड या चिप वगैरह इंसर्ट करके तो पिन वो आ जाता है, तो उसके बेसिस पर ऑपरेशंस होते थे, इनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती थी। तो उस मॉडल से ये लोग काफी तंग आ चुके थे। तो इन्होंने कहा कि अब वापस आप प्रिमिटिव मॉडल की तरफ जाइए। तो कम्युनिकेशन सारे इन्होंने बंद कर दिए। फिर कुछ इन्होंने जो आपकी जो इंटरनेट से हट करके जो रेडियो बेस्ड जो होता है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड कुछ कम्युनिकेशन सेट्स होता है, वो यूज करते थे। उनको ट्रेस करना मुश्किल हो गया, और अब ये बिल्कुल रेडियो साइलेंट होकर काम करते थे पुराने तरीकों के साथ। और फिर बाद में तो इन कोर्स ऑफ टाइम इन्होंने नए कम्युनिकेशन के तरीके भी ईजाद कर लिए। जैसे कि आज इनके पास अल्ट्रासेट नाम का डिवाइस है। तो अल्ट्रासेट की जब लोकेशन आती है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में, तो वो आपको मिलिटेंट के आसपास का जो 2 से 3 किलोमीटर का दायरा है, वहां की लोकेशन देता है। प्रिसाइजली उस जगह पर नहीं टिक जाएगा। तो जब तक आप पहुंचेंगे तब तक वहां से वो डिस्पर्स हो जाएगा। तो अल्ट्रासेट को अभी भी हम लोग क्रैक नहीं कर पाए। और फिर हुआ क्या कि हमारा सारा ध्यान टेक्निकल इंटेलिजेंस पर था, तो उसी के चलते हमारी ह्यूमन कश्मीर के अंदर बड़ी खराब हुई है ना। ह्यूमन इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज है जिसमें ये बहुत पेशेंस का काम है। देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो
मतलब बहुत शॉर्ट टर्म या क्विक फिक्स वाला सोल्यूशन नहीं है। उसके अंदर आपको बहुत ही हाईली ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर चाहिए, जो कि मतलब हुँ, जिसके पास ईगो एरोगेंस नहीं हो। अनलाइक हमारे जनरली इंटेलिजेंस में एजेंसीज में क्या होता है कि मोस्टली पुलिस ऑफिसर्स में जो आईपीएस का जो लॉट होता है उनको डेपुटेशन पर डाला जाता है, और उनका एक अपना एक बैगेज एटीट्यूड ईगो का वर्किंग स्टाइल का वो रहता है, जो कि अच्छी ह्यूमन कल्टीवेट करने के लिए मुनासिब नहीं। ह्यूमन हुँ, कल्टीवेट करने के लिए आपको उस जगह पर लंबे समय तक रहना होगा, लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, लंबे समय तक एसेट्स को पाल करके रखना पड़ेगा, आपको एसेट्स पर खर्चा करना पड़ेगा, और फिर आप जब जरूरत पड़ेगी तब आप एसेट्स को एक्टिवेट करेंगे। तो बीच में चूंकि सारे एनकाउंटर्स टेक इंड से हो रहे थे, तो हमारा ह्यूमन वाला जो है सारा का सारा डिपार्टमेंट बड़ा वीक होता गया, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया गया। और एट द सेम टाइम यूटी बनने के बाद क्या हुआ, 370 हटने के बाद कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया। तो उसके अंदर अब वो एजमुट कैडर में आ गया, जो आपका यूनियन टेरिटरी कैडर है उसके अंदर। तो मोस्टली जो ऑफिसर्स आने लगे पुलिस के, देखिए सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस लोकल पुलिस के पास होती है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस। आर्मी भी आपकी बाहर से आ रही है, सीआरपीएफ भी बाहर से आ रही है, तो लोकल पुलिस जो है वो इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्रिटिकल नोड होता है। तो अब 370 की एब्रोगेशन के बाद जब यूटी बना, मोस्टली सरकार ने ऑफिसर्स पोस्ट किए जो कि दूसरे स्टेट्स के थे। कोई दिल्ली से आ रहा है, तो कोई गोवा से आ रहा है, तो कोई यूपी से आ रहा है, और वो यंग ऑफिसर्स से, उसमें कई सारी लड़कियों को भी पोस्ट किया गया कई जगहों पर। अब इनका मिलिटेंसी का एक्सपोजर नहीं था, इनका एक्सपीरियंस नहीं था। और कश्मीर एक ऐसी टिपिकल और ऐसी टफ जगह है जहां पर आप रूटीन पुलिसिंग से काम नहीं चल सकता। आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए उस जगह की, जो कि उस जगह पर कम से कम आपका जब तक का 8-10 साल का एक्सपोजर नहीं है, तब तक आप हो नहीं सकती। तो जनरली उससे पहले क्या होता था, जो लोकल स्टेट्स पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, और आईपीएस भी वो ऑफिसर्स जिनका जम्मू कश्मीर कैडर हुआ करता था। जैसे कि जो फॉर्मर डीजीपी थे दिलबाग सिंह, वो जम्मू कश्मीर कैडर से थे। एसएम सहाय साहब जो थे, जो आईजी कश्मीर रेंज थे, जम्मू कश्मीर कैडर से थे। ये लोग काफी हुँ, सक्सेसफुल एंटी टेररिस्ट ऑपरेटर्स रहे हैं। मिस्टर वैद हो गए, जो कि कश्मीर के डीजीपी थे। ये लोग जेएंडके कैडर से थे, इन्होंने अपनी पूरी नौकरी जम्मू कश्मीर में की है। तो उसी के चलते इनके जो रिश्ते थे लोकल पुलिस के साथ, कम्युनिटी के साथ, बड़े स्ट्रांग थे। तो इनकी एक पकड़ रहती थी सोसाइटी के ऊपर, कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, उसकी एक इनको मालूमात रहती थी, इनका अपना एक नेटवर्क था। और ये सारी चीजें देखिए, आप बाहर से जो अफसर्स लेकर के आते हैं, एकदम से आप उस तरह से आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस तरह की चीजों को डेवलप करने के। तो मैं ये कहूंगा कि कश्मीर इज नॉट अ प्लेस जस्ट टू शो योर ब्रेवाडो इन अ वेरी अनप्रोफेशनल मैनर। वो एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही आपकी अप्रोच नुआंस्ड होनी चाहिए, और बहुत ही स्किलफुल होनी चाहिए से कि, और आप जो कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनल तरीके से आपको इसको डील करना है।